एंड वेलकम टू साई समर गायनी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिखा पांडे और आज बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन में डिफरेंट स्टेप्स पे क्या क्या टेक्निकल वेरिएशंस पॉसिबल हैं और क्या पॉपुलर हैं और क्या करंट ट्रेंड्स क्या हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन द सेशन। बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। So let us begin with the history. Julius Caesar is the first person who performed cesarean for the first time, पर डेड पे था। जैकब न्यूफर ने लिविंग पे परफॉर्म किया। फ्रांकोइस रूसेल 1581 में सबसे पहले रिकमेंड किया। इन्हें कहा कि हाँ भाई सिजेरियन भी एक मेथड है जिससे आप डिलीवरी करा सकते हो। फिर पोरो था इटली का जिसने एम्पुटेशन मेथड रिकमेंड किया था। एम्पुटेशन मेथड ये होता था कि लोअर सेगमेंट ब्लीड करता था सिजेरियन के बाद में, तो उसने क्या किया, उसको निकाल ही दो और डायरेक्ट अपर सेगमेंट को सर्विक्स से जोड़ दो। दैट वाज एम्पुटेशन मेथड। फिर मैक्स सैंगर ने सबसे पहले यूट्रस को सूचर करना चालू किया। थोड़ा सा मोर्टालिटी कम हुई, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन फ्रैंक ने किया सबसे पहले, फिर मॉडिफिकेशन दिया लास्को वाटर्स ने। फर्स्ट LSCS बेक ने किया, डीली ने पॉपुलराइज किया और कर ने मॉडिफाइड LSCS बताया कि इंसिजन जो यूट्रस के ऊपर है वो ट्रांसवर्स ही ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 21.5% सिजेरियन सेक्शन की रेट्स हैं इंडिया में। तो WHO तो ये कहता है कि 10 से 15% के बीच में रेट होना चाहिए। फिर इंडिया में जो इंडिकेशंस हैं उसकी कंपैरिजन की अगर बात करें क्यों सबसे ज़्यादा सीजर होता है, तो 2017 में जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस LSCS का परसेंटेज यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा है। Now let's come to the technical points at which the controversies exist. So right from opening of the abdomen, how should the abdomen be opened? उसमें तो 3 methods हैं, you know that. एक midline vertical incision होता है, infra umbilical. उसका advantage ये होता है कि access बड़ा अच्छा मिलता है, more space to operate. But the problem is that healing is not very good and a weak scar forms. Right? And also it takes a long time to be performed. The second way to open is fan and steel incision, which is just below the abdominal fold and above the pubic symphysis. Now the advantage is that it is cosmetically very good. The incision line is not at all visible also. The problem is that it takes a longer time to operate, more chances of bladder injury are there. The last one is Joel Cohen incision, which is about 3 centimeters above the pubic symphysis. It is not curvy linear like fan and steel. It is a straight incision and it is very quick in and quick out surgery के लिए Joel Cohen incision बड़ा पॉपुलर हुआ और सबसे ज़्यादा आज प्रेफर किया जाता है। Whether you should raise the bladder flap or not, is it really necessary? So this is a debated topic. Some people say that there is no need to raise the bladder flap. You can directly incise the uterus and the visceral peritoneum. The chances of bladder injury are very less, in fact less than 0.3%. In fact, if you raise the bladder flap, it causes more post-operative pain and fever and chances of adhesions. It also prolongs the operating time. So I hope you have understood what bladder flap means. You incising the visceral peritoneum and you are pushing the bladder down and you are putting your doyens in, that is raising a bladder flap. अगर एक्सपर्ट हैंड्स हैं तो वहाँ पर बिना ब्लैडर फ्लैप रेज करे भी सिजेरियन परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें तो इंसिजन हम कैसा देते हैं, हम देते ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं यूट्रस के ऊपर, है ना। लेकिन अगर ट्रांसवर्स लाइन हैंड प्रोलैप्स है तो फिर हम कौन सा इंसिजन देंगे? या तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम उसको टी में कन्वर्ट कर दें या हम शुरू से ही एक जे शेपेड इंसिजन दें एंटिसिपेट करके, बिग साइज बेबी या ट्रांसवर्स लाइन हैंड प्रोलैप्स जहाँ हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा रूम चाहिए। तो कौन सा अच्छा है? जे शेपेड इंसिजन ज़्यादा अच्छा है ट्रांसवर्स को टी बनाने से या फिर एक क्लासिकल इंसिजन देने से। क्यों? क्योंकि उसकी स्कार रप्चर की चांसेस कम होती हैं। ये यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो अगर यूट्राइन इंसिजन की बात हम करते हैं तो
ट्रांसवर्स इंसिजन, जे शेपेड इंसिजन, और फिर एक्सट्रीम काइकोस्कोलियोसिस है या फिर फाइब्रॉइड है सर्विक्स पे लोअर सेगमेंट के ऊपर, या सीए सर्विक्स है, या बहुत अडेशंस हैं, ब्लैडर बैडली अडेरेंट है टू द यूट्रस, देन हम क्लासिकल इंसिजन प्रेफर करते हैं. फिर वेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द इंसिजन. So what are the two ways? One is कि you extend it with the fingers bluntly, go both the sides. The other is you cut with the scissors. So actually they say that if the lower segment is well formed, then extending the incision with the help of fingers is better. It is better. It's a low vertical incision on the uterus. तो लो वर्टिकल इंसिजन का मतलब होता है कि लोअर सेगमेंट पे ही एक वर्टिकल इंसिजन देते हैं. तो कब देते हैं लो वर्टिकल इंसिजन? लो वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, जहाँ यूट्रस की लोअर सेगमेंट बहुत थिन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होके एक्सपैंड भी हो जाती है. तो एक्सपैंड होने की वजह से जब हम लो वर्टिकल इंसिजन देते हैं तो उसके अपर सेगमेंट में जाने की चांसेस कम रहती है, और वर्टिकल होने की वजह से बायलैटरली यूट्राइन आर्टरी को इन्वॉल्व करने की चांसेस भी कम रहती है. फीटल हेड को सिजेरियन में एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास? या तो मैनुअली करते हैं जैसे आप करते हैं यूजुअली, या फिर हम वेंटूस या फॉर्सेप्स यूज़ कर सकते हैं. कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है? तो मैनुअल की कंपैरिजन में वेंटूस को ज़्यादा बेटर पाया गया है. वेंटूस में डिलीवरी टाइम कम हो जाता है फीटल हेड का, पर उसमें ज़रूरी ये है कि आपने उसको प्रॉपरली अप्लाई किया हो, उसके कप को बिल्कुल फ्लेक्सिंग मीडियम पॉइंट पे अप्लाई किया हो. वेंटूस को कैसे अप्लाई करना है अगर आपको ये देखना है तो आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. ज़्यादा अच्छा है वेंटूस. और फ्लोटिंग हेड में तो स्पेशली वेंटूस बेनिफिशियल है. फॉर्सेप्स ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द बेबीज़ हेड, यू डू नॉट यूज़ फॉर्सेप्स. तो स्टडीज़ जो हुई हैं वेंटूस को बेटर पाया गया है, उसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ. प्लेसेंटा का रिमूवल कैसे करना है? तो स्पॉन्टेनियस मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज़ definitely better than the other method because it reduces the chances of post-operative endometritis and uterine tenderness and blood loss during the surgery, post-operative fever due to endometritis. ये सब कुछ होता है अगर आप मैनुअली रिमूव करते हो. तो स्पॉन्टेनियस रिमूवल प्लासेंटा का बेटर है. उसको सिंगल लेयर में कि डबल लेयर में क्लोज़ किया जाए. तो ऐसा देखा गया है कि सिंगल लेयर और डबल लेयर क्लोजर में ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, आरएमटी मतलब रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस, मतलब आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ सर्जरी अगर आप अल्ट्रासाउंड करके मायोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं स्कार एरिया की, तो वो कितनी रहती है. तो ये चीज़ बड़ी डिफरेंस पाया गया इसमें. आरएमटी डबल लेयर क्लोजर में बेटर रहती है, सिंगल लेयर में थिन रहता है, मायोमेट्रियल थिकनेस कम रहती है. तो बेसिक डिफरेंस कहाँ आ रहा है? रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस और पॉसिबली स्कार रप्चर के रेट्स में, पर वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है. सिंगल लेयर क्लोजर क्विक होता है विथ कंपेरेबल other features. So it is very popular and more popular probably than double layer closure. Now whether you should, so visceral peritoneum and parietal peritoneum closure have actually not been found to be very beneficial. What happens is that there is subperitoneal collection of the fluid which leads to post-operative fever, pain and urinary retention. They just increase the operating time. So from a study which was published in PMC, this extract is there which is stating that single layer closure
Though double layer has shown better sonographic outcomes, but they were not very much clinically significant. So single layer remains the most popular method of uterine closure after cesarean delivery. Here an extract from a study showing the different outcomes that I just discussed with you. And so again they say that many of factors were similar in both the techniques, and the single layer closure was a faster one with less operating time and less post-operative morbidity, and so it is preferred. So unless and until the subcutaneous tissue is more than 2 centimeter in thickness, you do not need to close the subcutaneous tissue and prolong the operating time. Of course, the antibiotics prophylactically they should be given, either ceftriaxone or augmentin. It should be given prior to surgery, and it reduces the chances of post-operative febrile morbidity. Technique is about delivering the fetus in a quick way without performing unnecessary dissection. So the points are that you open the abdomen with Joel Cohen incision first. So Joel Cohen is stretching the walls of the abdomen and then entering inside the peritoneal cavity. There you incise the uterovesical pouch, you push the bladder down and bluntly, and then what you do, you give a very small stab incision on the uterus, and then you extend it by stretching it in both the directions, and then you deliver the fetus, and then you exteriorize the uterus. You have to exteriorize the uterus, and then what you do, you will suture the uterus in a single layer and the abdomen in just 2 layers, that is the rectus sheath and the skin. So this is a quick way of entering inside and getting out, and it has been found to carry lesser operating time, less amount of febrile morbidity post-operatively, and better healing. So Misgav-Ledak technique was a very popular, in fact is a very popular technique of performing LSCS. Okay, and now one point that has not been discussed is whether you should exteriorize the uterus or not while you perform cesarean section. So no significant differences have been found in factors like operating time and minimizing the blood loss and other things if whether you exteriorize or not. So it is immaterial whether you perform this way or that way. This was all about cesarean section. Hope to see you soon in the next class.